अच्छा, ये चेन रूल हम स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर का। चेन रूल से पहले मैंने दो तीन चीज़ें आपको बता दी हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है हमारे पास, और किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव लिखने का तरीका क्या होता है, हमें उसके लिए क्या क्या लेना पड़ता है उसमें। चेन रूल की स्टेटमेंट, सपोज एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट सी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। मैंने बताया था ना, फंक्शन का जो डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है वो असल में उस फंक्शन की डोमेन में होता है। ये मैं ग्राफिकली समझाऊंगा सारा आपको। एंड जी इज़ डिफरेंशिएबल एट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीटा। अब इस बात को समझिएगा कि एफ डिफरेंशिएबल है सी पे और जी डिफरेंशिएबल है एफ ऑफ सी पे। और एफ ऑफ सी का नाम हमने क्या रख दिया है, जीटा रख दी है। दो चीज़ें यहाँ पे ये क्लियर हो गई, जी किस पे डिफरेंशिएबल है और एफ किस पे डिफरेंशिएबल है। देन द कंपोजिट फंक्शन, उसको मैंने साई का नाम दे दिया है। साई इज इक्वल टू जी ओ एफ, मीन्स दोनों को मैंने कंपोज कर दिया है। तो जो साई होगा ये भी किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, सी पे होगा। और लास्ट में क्या है कि साई डैश सी, साई का डेरिवेटिव अगर मैं सी पे लिखूं तो ये क्या होगा, जी का डेरिवेटिव एट एफ ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय एफ डेरिवेटिव एट सी। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर से हमने तीन चीज़ें ध्यान से देखनी है। अच्छा, अब जरा मैं बताता हूँ इसमें। अब ये क्या है, एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट सी। ये मैंने एक बनाया है, इसमें एक जरा स्केच बनाया है कि एफ फंक्शन चूंकि सी पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है सी एफ की डोमेन में होगा। सी एफ की डोमेन में है तो एफ फंक्शन यहाँ से इधर जाएगा। बात समझ आ गई, एफ फंक्शन यहाँ से इधर जाएगा। अब ये क्या है, एफ ऑफ सी है। एफ ऑफ सी बेसिकली क्या बता रहा होता है कि सी कोई पॉइंट था और उस पर एफ अप्लाई हो चुका है। जाहिर सी बात है, सी जब यहाँ से अप्लाई हो गया इधर जाएगा तो एफ ऑफ सी को तो उसने क्या नाम दिया हुआ है, जीटा का नाम दिया हुआ है। ठीक है। अब जी जीटा पे डिफरेंशिएबल है, जी जीटा पे डिफरेंशिएबल है, तो क्या बात समझ में आती है कि ये जो जीटा होगा ये जी की डोमेन में होगा। तो इसका मतलब है ये जीटा इस सेट के अंदर है ना हमारे पास है। तो जी फंक्शन यहाँ से ऐसे जाएगा, क्योंकि जी डिफरेंशिएबल है जीटा पे। मैंने बताया था जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी हम लिख रहे होते हैं वो पॉइंट असल में उस फंक्शन की डोमेन में होता है हमारे पास। ये पहली बात क्लियर हो गई। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव देख ले मैं कहाँ से फाइंड कर रहा हूँ। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस पे फाइंड कर रहा हूँ, सी पे। तो इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन की डोमेन में सी होगा। तो मैंने बताया नहीं था ये फंक्शन कंपोजिट ऐसे जाता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन जाएगा ये क्या है, ये साई फंक्शन है जिसको हमने क्या नाम दिया है, जी ओ एफ का। तो सी इसकी डोमेन में होगा, सी इस फंक्शन की डोमेन में होगा। ठीक है, तो ये बातें कुछ देखने के बाद हम आगे चलते हैं इसमें। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। सिंस एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट सी, तो जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा मैंने क्या बताया था, एक तो वो पॉइंट लेना है और एक उसके साथ कौन सा पॉइंट लेना है, आर्बिटेरी पॉइंट लेना है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे लिखी जाएगी उस पॉइंट पे, एक वो पॉइंट एक आर्बिटेरी पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट आर्बिटेरी अप्रोचेज टू दिस पॉइंट, आर्बिटेरी पे वैल्यू माइनस इस पॉइंट पे वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी एग्जिस्ट। क्यों, उसने कहा हुआ था कि एफ डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा लाजमी तौर पे। जब डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जब आप डेरिवेटिव लिख रहे होते हैं तो जब भी आप ये लिमिट यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी साइड पे आपको एक फंक्शन ऑफ एक्स, बेसिकली जिस पे आप लिमिट ले रहे होते हैं ना, इसका एक फंक्शन आपके पास आ जाता है। लिमिट एक्स अप्रोचेज है तो यहाँ पे एक्स का एक फंक्शन बेसिकली डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और मैंने ये बड़ी क्लियरली एक बात आपको बताई थी कि इस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये फ़ौरन ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही हम दोबारा लिमिट लेंगे ना तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या बात देखी है कि एफ डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब इसके डेरिवेटिव को लिखने का ये मेथड होगा। और अगर हम इसके साथ लिमिट हटा दें तो फिर मुझे एक फंक्शन ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ये फंक्शन फ़ौरन ज़ीरो हो जाएगा जब मैं दोबारा लिमिट लूँगा तो। ठीक है, अब यहाँ से क्या काम किया मैंने, ये जो एक्स माइनस सी है इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस यू वन एक्स, ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स माइनस सी, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का। ये तो मैंने सारी किसकी कैलकुलेशन कर ली है, एफ की, जिसका डेरिवेटिव सी पे था। तो मैंने यहाँ से आर्बिटेरी लेके डेरिवेटिव लिख के लिमिट ख़त्म की है, एक चीज़ ऐड की और फिर नीचे वाली चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे जी पे अप्लाई करने लगा हूँ। जी भी तो क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है किस पे, जीटा पे। जीटा किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी के।
अच्छा, जब मैं डिफरेंशियबिलिटी जी की लिखूंगा तो एक तो पॉइंट मुझे पता है जिस पे मैंने क्या मालूम करना है, डेरिवेटिव, और एक मुझे साथ क्या चाहिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट। जिसमें इसका डेरिवेटिव सी पे था, साथ आर्बिट्रेरी पॉइंट चाहिए, इसका डेरिवेटिव जीटा पे है, तो मैं उस आर्बिट्रेरी पॉइंट को क्या नाम दे देता हूँ, वाई का। ना आल्सो जी इज डिफरेंशिएबल एट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीटा, तो क्या होगा, डेरिवेटिव जी, डेरिवेटिव एट जीटा कैसे लिखूंगा, लिमिट आर्बिट्रेरी अप्रोचेज टू दिस पॉइंट, जिस पॉइंट मैंने डेरिवेटिव लिखा है, वैल्यू एट आर्बिट्रेरी पॉइंट माइनस वैल्यू एट दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय वाई माइनस जीटा आ गया। ये मैंने उसी तरह डिफरेंशियबिलिटी की एक डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, मेरे पास इधर एक्स, इधर आर्बिट्रेरी एक्स था, इधर आर्बिट्रेरी वाई है, सी का उधर जाके इमेज मेरे पास जीटा आ गया। नेक्स्ट उसी तरह अगर मैं ये डेरिवेटिव जो मेरा लिखा हुआ था प्रीवियस पेज पे, अगर मैं लिमिट उसमें से रिमूव कर देता हूँ, जी वाई माइनस जी जीटा डिवाइडेड बाय वाई माइनस जीटा, अगर ये जी डैश जीटा है तो इसमें एक फंक्शन ऑफ वाई ऐड हो जाएगा। मैंने बताया था जो लिमिट अप्रोच कर रहा होता है नंबर, उसी का फंक्शन इसमें क्या होता है, ऐड होता है। तो वो u1x था क्योंकि उसमें एक्स अप्रोच कर रहा था, इसमें वाई अप्रोच कर रहा है। ठीक है, वाई अप्रोच कर रहा है जीटा को, तो ये u2y, और इसकी भी वही प्रॉपर्टी है कि ये फ़ौरन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। जब y किसको, जब मैं दोबारा y अप्रोचेज टू जीटा लिमिट लूँगा ना, तो ये फंक्शन भी फ़ौरन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और इसके बाद मैंने इसी तरह y माइनस जीटा को भी क्रॉस क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसमें ज़रा एक बात इसमें देखनी है आपने, पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब वो याद है ना कि उसमें उधर आर्बिट्रेरी कौन सा था हमारे पास, यहाँ पे x था, तो ये उधर जाके इस पे मैप हो गया आर्बिट्रेरी पे, y पे। तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ कि बेसिकली x पे क्या अप्लाई हुआ है, f अप्लाई हुआ है, और इधर क्या था c, और इधर जब ये जाके मैप हुआ था इसको मैं क्या नाम दूंगा, f ऑफ c, और इसका क्या नाम था, जीटा। दो फिक्स्ड पॉइंट है और समझ लें दो आर्बिट्रेरी पॉइंट है। पुट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x पे अप्लाई हुआ तो y है, एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीटा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीटा मेरे पास आ गया इनटू, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें। तो ये ज़रा गौर से देखें, ये क्या लिखा हुआ था, y की जगह पे क्या आ गया है, एफ ऑफ एक्स। ये क्या लिखा हुआ था, जीटा, जीटा की जगह पे क्या आ गया है, एफ ऑफ सी। ये चेक करें, जीटा, जीटा की जगह पे एफ ऑफ सी। ये क्या लिखा हुआ है, इसमें ये आर्बिट्रेरी फंक्शन में पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, y एफ ऑफ एक्स, ये क्या है जीटा, इसकी जगह पे क्या आ गया, एफ ऑफ सी मेरे पास आ गया। ठीक है, तो मैंने सिंपल जहाँ जहाँ पे y था, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को छोड़ के u1 और u2 हमारे आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं, तो जो बाकी हर जगह पे मैंने जीटा की जगह पे एफ ऑफ सी पुट कर दिया और y की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया है। अब जब ये g और f इकट्ठे आ गए हैं, तो ये फंक्शन ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, इनका एक ही मतलब होता है हमारे पास। तो जी एफ इकट्ठा आने से क्या बन गया, जी ओ एफ, जी एफ इकट्ठा आने से क्या बन गया, जी ओ एफ, जी डैश एफ सी प्लस यू टू वाई। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये सारी चीज़, ये हमने पिछले पेज पे देखा था, इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी है मैंने। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था हमारे पास, ये मैं इसको लिख रहा हूँ नीचे, इक्वेशन नंबर 1 में था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस यू वन एक्स इन टू एक्स माइनस सी। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी की जगह पे मैंने उसकी ये वाली वैल्यू क्या कर दी है, रिप्लेस कर दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें जब ये वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है, तो जी ओ एफ हमारा कंपोजिट फंक्शन है ना हमारे पास, जी ओ एफ हमारा कंपोजिट फंक्शन है, साई के इक्वल है ये वाला। तो जब जी ओ एफ होगा तो उसको मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, साई लिख दूंगा। जी ओ एफ को साई लिख दिया, माइनस जी ओ एफ को क्या लिख दिया, साई लिख दिया। नीचे इस x माइनस सी को इधर मैंने नीचे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। इधर ये दो वैल्यूज़ मेरे पास बाकी रह गई, जी डैश एफ सी प्लस यू टू वाई, एफ डैश सी प्लस यू वन एक्स। अच्छा, अब बात बड़ी यहाँ पर देखने वाली है। नाउ व्हेन x अप्रोचेज टू सी, देखें जब x किस को अप्रोच करेगा, c को, तो देखें ये इसकी इमेज थी ना इधर एफ ऑफ एक्स, तो मुझे बताएं फिर y किस को अप्रोच करेगा, जीटा को अप्रोच करेगा। जब x c को अप्रोच करेगा तो y किस को अप्रोच करेगा, जीटा को अप्रोच करेगा। मतलब अगर मैं ये लिखता हूँ ना कि लिमिट x किस को अप्रोच कर रही है, c, तो मुझे साथ ये पता होना चाहिए कि y किस को अप्रोच कर रहा होगा, उधर जीटा को अप्रोच कर रहा होगा।
ठीक है, मतलब जब x अप्रोच टू c होगा तो मैंने ऊपर कहा हुआ है कि ये पहला फंक्शन किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को, और जब y अप्रोचेज टू जीटा होगा तो दूसरा फंक्शन y वाला किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो अब मैं ये लिमिट x अप्रोचेज टू c ले रहा हूँ अपना डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए। मेरे पास ये पिछले स्टेप में तो आया हुआ था साई x माइनस साई c ओवर x माइनस c, और अब मैंने क्या ले लिया है, लिमिट। तो आपको याद होगा g डैश एफ सी के साथ एक फंक्शन ऐड हो रहा था u2y वाला, और f डैश सी के साथ एक फंक्शन ऐड हो रहा था u1x वाला। अब ये आप कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू c ली है तो ये x वाला तो 0 होना समझ आता है फंक्शन, ये कैसे हो गया 0? ये इसके लिए कंडीशन क्या थी कि जब y किसको अप्रोच करेगा, जीटा को। तो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि जब x c को अप्रोच करेगा तो y ऑटोमेटिकली किसको अप्रोच करेगा, जीटा को। तो x को c जब मैंने अप्रोच करवाया है तो इसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि y जीटा को अप्रोच करेगा, तो y जीटा को जब अप्रोच करेगा तो y वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, और जब x c को अप्रोच करेगा तो u1 वाला फंक्शन किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को। तो ये g डैश एफ सी प्लस 0 ये ख़त्म हो जाएगा f डैश सी। आप ज़रा इस चीज़ को देखें ना, ये क्या बन गया, आर्बिटेरी अप्रोचेज टू दिस पॉइंट, आर्बिटेरी पे साई की वैल्यू, सी पे साई की वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। तो क्या ये साई का डेरिवेटिव नहीं बन गया सी के ऊपर? ये तो किसी पॉइंट पे फंक्शन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है चेन रूल। चेन रूल बेसिकली हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, कंपोजिट फंक्शंस के लिए, और एक हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए भी चेन रूल यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो किसके लिए यूज़ किया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए यूज़ किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला हमारा। अच्छा, नेक्स्ट एक जो इसका आज का हमारा लास्ट थ्योरम है उसको देखने से पहले ज़रा मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप किसी भी ग्राफ को मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा ये सर्कल आपका फंक्शन है या नहीं है, तो आप क्या टेस्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर वर्टिकल लाइन उस पॉइंट को एक जगह पे, एक से ज़्यादा जगह पे वर्टिकल लाइन क्रॉस कर जाए तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये पैराबोला ये फंक्शन है या नहीं है, तो हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने अगर चेक करना हो कि फंक्शन तो हो लेकिन 1 फंक्शन है या नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है। तो मिसाल के तौर पर ये वाला जो पैराबोला है, अगर मैं कहूँगा ये फंक्शन है या नहीं है, तो आप कहेंगे जी फंक्शन है, बिकॉज वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करके चेक करें, ग्राफ को एक पॉइंट से टच करके पास करती है, तो ये फंक्शन तो है। लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए फिर आप क्या ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन, ग्राफ के ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन अगर 2 पॉइंट पे पास कर रही है ना, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन का जो फंक्शन है ये फंक्शन होता है बिकॉज वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे पास करती है। आप किसी भी जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन पास करके चेक कर लें, ये इसको एक पॉइंट पे, एक लाइन की बात कर रहा हूँ ना, एक लाइन एक ही पॉइंट पे कट करेगी। ये तो एक लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही थी ना, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। तो ये 1 फंक्शन होता है, ये तो ग्राफिकल मेथड है इसको देखने का। जो बात बताने वाली है ये जो हमारा होता है ना फंक्शन 1, और साथ ये कौन सा होता है, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ये समझ, ये याद रखें, ये या तो ये वाला फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर ये कौन सा फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आ रही है? ये 1 और जो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होता है ये कौन सा फंक्शन होगा, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। एट द सेम टाइम दोनों भी नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा, या इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा हमारे पास, डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, 1 फंक्शन की एक और जो बात याद रखने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसकी, कि 1 फंक्शन में अगर आप ये लिख रहे होते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से आप क्या लिख रहे होते हैं, f को उधर ले जाते हैं, f इनवर्स y किसके इक्वल लिख देते हैं, x के। तो याद रखें, आप इनवर्स में जो दूसरी साइड फंक्शन लेके जाते हैं ना, ये फंक्शन आपका लाजमी तौर पे कौन सा फंक्शन होता है, 1 फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि इनवर्स कौन से फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, 1 फंक्शन का एग्जिस्ट करता है हमारे पास, ठीक है। ये याद रखना है, 1 प्लस कॉन्टीन्यूस जो फंक्शन होता है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ये मैंने उनका ग्राफिकल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वैसे उसमें आ गई थी तो मैंने आपको बता दिया है। और इनवर्स कौन से फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, 1 का। और याद रखें कि अगर एक फंक्शन 1 है ना, तो जो उस फंक्शन का इनवर्स होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, लाजमी तौर पे क्या होगा, 1 होगा। और अगर ये कॉन्टीन्यूअस है तो इसका इनवर्स भी साथ क्या होगा,
कॉन्टीन्यूस होगा। इसका मतलब अगर ये फंक्शन 1 1 भी है और कॉन्टीन्यूस भी है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, 1 1 भी होगा और साथ क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। तो ये 2 3 बातें माइंड में रख के हम ये नेक्स्ट थ्योरम जो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा थ्योरम है। इसके स्टेटमेंट पहले ज़रा देख लें। लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन है जो एक्स से कहाँ पे जा रहा है, वाई, और एक्स और वाई दोनों सबसेट हैं किसके, रियल नंबर के। ठीक है, ये मैं ग्राफिकल भी समझाऊंगा आपको, लेकिन इस फंक्शन के बारे में आगे ज़रा सी करेक्टरिस्टिक चेक कर लें कौन सी है, कि ये क्या है, 1 1 है और साथ ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। किस पे, ओपन इंटरवल जी पे, पॉइंट पे नहीं है, एक पूरा इंटरवल है किसके अंदर, डोमेन, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी भी डोमेन के पॉइंट पे होती है और 1 1 भी हम चेक कर रहे होते हैं, बेसिकली वो इमेजेस साथ देख रहे होते हैं उसमें कॉन्टीन्यूटी, लेकिन डोमेन के पॉइंट पे चेक की जाती है। तो ये किसी ओपन इंटरवल पे फंक्शन 1 1 भी है और कॉन्टीन्यूस भी है, और ये देखें उस ओपन इंटरवल के अंदर मैं एक पॉइंट क्या ले रहा हूँ, सी, और रेंज के अंदर एक पॉइंट ले रहा हूँ लैम्डा। ये बातें ज़रा ध्यान से देखनी है, क्या क्या चीज़ें मैं कहाँ कहाँ पे ले रहा हूँ। सी पॉइंट डोमेन के ओपन इंटरवल के अंदर ले रहा हूँ, और लैम्डा पॉइंट जो है वो मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, रेंज के अंदर या को डोमेन के अंदर ले रहा हूँ, सच दैट एफ इनवर्स लैम्डा इज इक्वल टू सी। हाँ जी, ये 1 1 है तो इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स। तो ये क्या कह रहा है कि लैम्डा पे, लैम्डा कहाँ पे था, वाई पे। ठीक है, ये कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे सी था ना आपके पास डोमेन के अंदर, इस पे जब आपने अप्लाई किया ये क्या बन गया, एफ ऑफ सी, और इसको उसने क्या नाम दिया हुआ है, लैम्डा का नाम दिया हुआ है। तो कह रहा है जब इस पे इन्वर्स अप्लाई करेंगे ना लैम्डा पे, तो वापस आपको क्या देना है उसने, सी देना है हमें। ये मैं आगे ग्राफिकली आगे डायग्राम जरा क्लियर बनी हुई है। इससे नेक्स्ट देखें जी क्या बात है हमारे पास, ये चीज़ देख लें जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, इनको मैंने यूज़ करना है। एफ इनवर्स लैम्डा सी है, एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट सी, डोमेन का पॉइंट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, सी, और उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है, उसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं हो सकता। हमने ये प्रूव करना है कि जो उसका इन्वर्स है वो भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। एफ तो डिफरेंशिएबल है ही, हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, अगर एक फंक्शन 1 1 और कॉन्टीन्यूस हो तो उसका इन्वर्स भी क्या होता है, डिफरेंशिएबल। किस पॉइंट पे, लैम्डा पे। और ये वो फार्मूला जो मैंने इनफैक्ट असल में प्रूव करना है कि अगर आप इन्वर्स वाले फंक्शन का क्या लेना चाहें, डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर, इन्वर्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाहें किसी पॉइंट पर, तो वो असल में पहले डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल बन जाते हैं, 1 ओवर एफ डैश सी। एफ डैश एफ का डेरिवेटिव है कौन से पॉइंट पे, सी पे, डोमेन में। तो अगर आप उधर से इन्वर्स का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें ना, तो जो आपने पहले एफ का डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है ना, सिंपल उसका क्या कर दें, रेसिप्रोकल। हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, इन्वर्स का डेरिवेटिव असल में ओरिजिनल फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अब इसकी डायग्राम जो है ना, ये थोड़ी सी क्लियर डायग्राम है इसकी, ये इसको ज़रा देख लें। ये मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि f एक फंक्शन है x से कहाँ पे, y पे, x से y पे एक फंक्शन जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसका एक ओपन इंटरवल है g, ये ओपन इंटरवल हो गया, ये वो ओपन इंटरवल है। ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। और इस ओपन इंटरवल के अंदर एक पॉइंट कौन सा है, c है। और जब इस पे फंक्शन अप्लाई होता है तो एफ ऑफ सी बनता है, और एफ ऑफ सी को हमने क्या नाम दिया, लैम्डा। और लैम्डा मैंने बताया हुआ है कि लैम्डा किस से बिलोंग करता है, वाई से, लैम्डा इसके अंदर नंबर है। अब ये इसमें क्या कहा हुआ है, इसने कहा है कि अगर लैम्डा पे मैं एफ इनवर्स अप्लाई करूँगा तो ये वापस इन्हें कहाँ पे जाना है, सी पे। एफ इनवर्स लैम्डा किसके इक्वल बताया हुआ हमें, सी के। अब हमने ये सिर्फ प्रूव करना है कि अगर मैं एफ इनवर्स का क्या लूँ, डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे, लैम्डा पे। अब यहाँ से बात समझ आ रही है ना कि एफ इनवर्स का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे होगा वो एफ इनवर्स की डोमेन में होगा। एफ इनवर्स की डोमेन तो ये बनती है ना, एफ की डोमेन ये है, रेंज ये है, तो एफ इनवर्स की ये डोमेन होगी। तो मैंने ये प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर एफ डैश एट सी के इक्वल आएगा। ये सारी मैंने प्रूव करना है और इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है इसमें। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी। तो प्रूफ हमारे पास क्या है, सिंस एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एंड 1 1 फंक्शन, ये तो उसने स्टेटमेंट के अंदर बताया हुआ है हमें। सो इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। मोनोटोनिक फंक्शन वो होता है जिसका बिहेवियर एक जैसा हो, या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो या फिर क्या हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होगा मतलब वो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा।
अच्छा जी, अब मैंने एक और बात क्या बताई थी कि जो फंक्शन वन वन हो उसका क्या एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, और अगर वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस। लेकिन ये देखें कॉन्टीन्यूस किस पे होगा, एफ ऑफ जी पे। एफ जी पे कॉन्टीन्यूस है और एफ इन्वर्स किस पे कॉन्टीन्यूस है, एफ जी पे। आप ये देख सकते हैं ना इसकी इमेज कौन सी बनती है, ये एफ ऑफ जी इधर आएगा, ये जी इधर है तो एफ ऑफ जी इधर है, एफ इधर कॉन्टीन्यूस है और एफ इनवर्स इधर कॉन्टीन्यूस है इस चीज़ पे, ठीक है। एफ इनवर्स कॉन्टीन्यूस है ऑन एफ जी एंड आल्सो वन वन, और इनवर्स भी क्या होता है, वन वन होता है हमारे पास, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट मतलब कुछ डेफिनेशन से बातें हमने लिख ली हैं। अच्छा, एज एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो क्वेश्चन के अंदर उसने बताया हुआ है, स्टेटमेंट के अंदर जब चीज़ जीरो नहीं है तो इसका मतलब है उसका रेसिप्रोकल लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर तो ये एफ सी डैश सी का जीरो होने का चांस होता है ना तो वन ओवर जीरो इन्फिनिटी होती है, वो तो हमारे पास नहीं, फाइनाइट मतलब डेफिनेट या फाइनाइट नंबर नहीं होता ना हमारे पास। तो एफ डैश सी नॉन जीरो है तो इसका मतलब उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये बात हो गई। अब सी किसके इक्वल है, एफ इनवर्स लैम्डा के, ये भी स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन है, सी इज इक्वल टू एफ इनवर्स लैम्डा, ये भी स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा कि वन ओवर एफ डैश सी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और मैंने बताया था चूंकि ये फंक्शन वन वन है तो आप एफ को उधर लेके जा सकते हैं, तो एफ ऑफ सी किसके इक्वल होगा, ये जो हम एफ को उठा के उधर ले जाते हैं ना, इनवर्स अप्लाई करते हैं, मतलब उठा के मतलब इस तरह हम नहीं कह सकते ना कि इनवर्स दोनों साइड अप्लाई कर रहे होते हैं या फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो फंक्शन वन वन होना ज़रूरी होता है हमारे पास। अच्छा, एक बात सिर्फ मैं अपने पास से सपोज कर रहा हूँ कि लेट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि मैंने लिखने हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए आपको आर्बिटरी पॉइंट तो चाहिए होते हैं ना साथ। जिस तरह पिछले थ्योरम में एक सी था और एक जीटा था और एक एक्स था और एक क्या था, वाई। अब यहाँ पे सी के साथ क्या आ गया, लैम्डा आ गया हमारे पास, तो दो मुझे आर्बिटरी पॉइंट भी चाहिए होंगे। तो लेट एफ इनवर्स वाई, इधर से एफ इनवर्स आएगा, एफ इनवर्स अगर वाई पे अप्लाई हो तो क्या दे रहा है, एक्स। अच्छा जी, अब मुझे क्या बताया गया है, सिंस एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमें। कॉन्टीन्यूअस है सी पे तो इसका मतलब है सी पे जो लिमिट होगी वो सी पे एग्जैक्ट वैल्यू के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी की ये डेफिनेशन होती है ना कि लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है हमारे पास। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ये एफ ऑफ एक्स कहाँ से आया, ये बेसिकली जो मैंने ऊपर लिखा था ना एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो एफ को मैं उधर लेके जा सकता हूँ। क्यों लेके जा सकता हूँ जी, बिकॉज एफ हमारा कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। तो एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स वाई, और एफ ऑफ सी किसके इक्वल आ गया जी, लैम्डा के। अब इस बात को ज़रा समझिएगा, इसका मतलब है जब एक्स, मैंने जब वेरी फर्स्ट डे आपको डिफरेंशिएशन का लेक्चर दिया था तो मैंने क्या बताया था कि इसका मतलब है एक्स डोमेन में सी को अप्रोच करता है और वाई रेंज में किसको अप्रोच करता है, इधर वाले नंबर को, ठीक है। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली हमने ये कह दिया है कि जब एक्स सी को अप्रोच करेगा तो वाई किसको अप्रोच करेगा, लैम्डा को, या जब वाई लैम्डा को अप्रोच करेगा तो सी के एक्स किसको अप्रोच करेगा, सी को अप्रोच करेगा। बात समझ आ गई, यहाँ तक तो सारी एक कहानी है, इसके आगे वो डिफरेंट चीज़ शुरू हो जाएगी। तो हमने यहाँ तक क्या देखा, एफ डैश सी नॉन जीरो, ये एग्जिस्ट करेगा, ये अगर है तो फिर ये होगा, ये मैंने सपोज किया, और यहाँ से चूंकि एफ वन वन है तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सिंस एफ इज वन वन, ठीक है। तो एफ कॉन्टीन्यूस तो मैंने ये लिखा है और मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई पुट कर दी है और एफ ऑफ सी की लैम्डा, तो इसका मतलब एक्स अप्रोचेस ये आ गया। अच्छा, अब ज़रा उस चीज़ पे यानी जो हमने फाइंड करनी है, मैंने क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे, लैम्डा पे, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव लैम्डा पे। तो मुझे जब डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ इनवर्स का तो मुझे डोमेन में कितने पॉइंट चाहिए डेरिवेटिव लिखने के लिए, दो। एक तो वो पॉइंट जिस पे डेरिवेटिव लेना है और एक मुझे कौन सा चाहिए, आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। एफ इनवर्स का किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना हो किसी पॉइंट पर तो डोमेन के अंदर दो पॉइंट लिए जाते हैं, एक तो वो वाला पॉइंट और एक उसके साथ आर्बिट्रेरी। अब चूंकि ये दूसरी एफ इनवर्स उधर से आ रहा है ना तो वो मैं उसको उधर वाले एलिमेंट को वाई कह देता हूँ, इधर वाले एलिमेंट मैंने एक्स कहा हुआ था। तो लिमिट वाई अप्रोचेस टू लैम्डा, ये मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है डेरिवेटिव की, यहाँ पे सिर्फ इस दफ़ा एफ नहीं है, क्या हमारे पास है, एफ इनवर्स है हमारे पास। तो एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स लैम्डा ओवर वाई माइनस लैम्डा। व्हाट इज एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। व्हाट इज एफ इनवर्स लैम्डा, एफ इनवर्स लैम्डा इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये मैंने एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स पुट कर दी है, एफ इनवर्स लैम्डा की वैल्यू सी पुट कर दी है। नो व्हाट इज वाई, एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज लैम्डा, एफ ऑफ सी, ठीक है।
ये सारी वैल्यू लिखी हुई है, लैम्डा एफ ऑफ सी है, वाई एफ ऑफ एक्स है। तो मैंने असल में इन्वर्स वाली वैल्यूज़ को वापस डोमेन में ले आया हूँ, ठीक है। ये देखिए ना, सारी वैल्यूज़ वापस डोमेन में लेके आनी है। तो एफ इनवर्स वाई एक्स बनता है, एफ इनवर्स लैम्डा सी बनता है, वाई क्या बनता है, एफ ऑफ एक्स बनता है, लैम्डा क्या बनता है, एफ ऑफ सी बनता है मेरे पास, ठीक है। अब इससे बात लास्ट स्टेप है मेरा, देखिएगा ध्यान से। इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 1/दिस और उसके नीचे ये वाली चीज़, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये आती है, चूंकि ऊपर 1 रह गया था, वो कांस्टेंट था, उसके साथ लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ये बात ज़रा देखें कि यहाँ पर तो हमारे पास लिमिट वाई क्या थी, किसको अप्रोच कर रहा था, लैम्डा को। और आप कहेंगे यहाँ पे क्या लिख दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी। तो इसका आंसर यहाँ पर है कि जब वाई अप्रोच करेगा लैम्डा को तो एक्स किसको अप्रोच करेगा, सी को। अब हमें ये क्यों लिखने की ज़रूरत पेश आई है, बिकॉज आप शेप चेक करें, ये क्या बन गई है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, एक्स अप्रोचेज टू सी। ये बेसिकली एफ का डेरिवेटिव बन गया है, कौन से पॉइंट पे, सी पे। ऐसे ही फाइंड करते हैं ना आप डेरिवेटिव, लिमिट आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी अप्रोचेज टू दिस पॉइंट, आर्बिट्रेरी पे वैल्यू, फिक्स पॉइंट पे वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। तो इधर हमारे पास क्या चल रहा था, एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट लैम्डा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/f-c। और मैंने इसके बारे में कहा हुआ है कि 1/f-c क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इनवर्स का डेरिवेटिव क्या करता है, लैम्डा पे एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स का डेरिवेटिव लैम्डा पे असल में इक्वल है पहले वाले फंक्शन के डेरिवेटिव के रेसिप्रोकल के जी। तो ये दो इंपॉर्टेंट लास्ट वाले चेन रूल और ये वाला इनवर्स वाला थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको हमने डिटेल में देखा है आज।